अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर। रिजवान अली अहमद की जानिब से सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह करे आने वाला दिन हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलटकर हमारे सामने ना आए। प्रोग्राम का आगाज़ हम कर चुके हैं क्योंकि सुबह का आगाज़ हो चुका है और यकीनी तौर पर एक नया दिन है, नई एनर्जीज़ हैं, नई मोटिवेशंस हैं और कुछ नए गोल्स हैं जिन्हें अचीव करना है। लेकिन इसके साथ साथ मानूर, मौसम ने कल फिर एक ट्विस्ट लिया है। प्रेडिक्शंस थी कि 22 अप्रैल तक बारिशें होंगी और कल जाते जाते फिर कुछ बारिशें हुई और पंजाब के कुछ अजला में बारिश हुई, खित्ता पठवार में कुछ इलाकों में बारिश हुई। अब एक और प्रेडिक्शन आई है कि आइंदा चंद रोज़ 1 से 2 दिन मौसम खुश्क जबकि गर्म रहेगा, लेकिन 25 अप्रैल से एक दफ़ा फिर बारिशों का एक सिलसिला है जिसकी पेशगोई की गई है। बिल्कुल जनाब, और यहाँ पे हम ये भी दुआ करते हैं कि ये बारिशें 22 से रहमत हों, 22 से जहमत ना हो। हमारे किसान भाई परेशान थे बारिशों के हवाले से, बल्कि हम सब इस हवाले से बात कर रहे थे कि जो हमारी एग्रीकल्चर सोसाइटी है इसमें जब हम क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं तो हमें एडेप्टेबिलिटी की जानिब बढ़ना है ताकि हम ये जो क्लाइमेट चेंज है इससे निमट भी सकें। और ऑब्वियसली कुछ चीज़ें अनअवॉइडेबल हैं और अनअवॉइडेबल हैं, बेशक हम कंट्रीब्यूटर हैं या नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है कि हमने किस तरह निमटना है ताकि हमारे ज़रात पे बिल्कुल भी असरात इसके मुरतब ना हो सकें, क्योंकि हमारी इकॉनमी, हमारा रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मुल्क का इससे जनरेट होता है। जहाँ हम मुल्क की सतह के हवाले से बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि अडेप्टेबिलिटी हर मैदान में पाकिस्तान इख्तियार कर रहा है और ख़ित्ते में एक पुरअमन मुल्क के तौर पर उभरा तो है, लेकिन इसके साथ साथ दीगर ममालिक के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो मज़ीद मुस्तहकम और बेहतर होते जा रहे हैं। और ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी भी 3 रोज़ा पाकिस्तान के दौरे पर हैं और इस पर उन्होंने मुख्तलिफ मुलाकातें भी की हैं। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ, कुछ MOUs पर भी जो है वो साइन अभी मुतवक्के भी हैं। और इसके साथ साथ रिजवान, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम बात करते हैं किसी भी मुल्क की कोलैबोरेशन के हवाले से, जब 2 मुल्क मिलकर काम करते हैं तो डिफरेंट शोबा जात में काम किया जाता है। तो आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे प्रोग्राम में। सबसे अहम चीज़, पाकिस्तान और ईरान बरादर इस्लामी ममालिक हैं, हमसाया ममालिक हैं। हम सकाफत में, मजहब में एक दूसरे के पुराने दरीना ताल्लुकात रखते हैं और एहतराम के बुनियाद पर कायम ये ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और ईरान ने मजबूरी तौर पर अपनी जो तिजारती हजम है, 2 तरफा तिजारती हजम है, उसको आइंदा 5 साल में $10 अरब तक लेकर जाना है और इस पर इत्तेफाक किया गया है। अब ये इत्तेफाकी राय कैसे तय पाया है? अहम मुलाकातें हैं। ईरान के सदर ने पाकिस्तान का विजिट किया, पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया है, वालिहाना खैर मकदम किया गया, उनका अहम मुलाकातें हुई हैं। इसके साथ साथ जहाँ ईरानी सदर के हम दौरे की बात करते हैं तो उनके साथ एक बड़ा तिजारती वफ्द भी इस दौरे पर मौजूद है। तो हम इसी हवाले से तफसीलन बात करेंगे। हमारे शोबा खबर रिपोर्टिंग के सरबरा नमूद मुस्लिम स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। नमूद मुस्लिम से हम जानेंगे कि ईरान के सदर का ये दौरा किस अहमियत का हामिल है, पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात कितनी अहमियत रखते हैं और हमारा ख़ासतौर पर तिजारती हजम में और मुख्तलिफ शोबों में जो ताउन मौजूद है उसको मज़ीद कैसे फ़रोग़ देने के हवाले से गुफ्तगू हुई है। बिल्कुल जनाब, सबसे पहले तो नमूद हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, उनकी क्या मसरूफियात रहीं, किन किन से उनकी मुलाकातें हुई पाकिस्तानी क़यादत में, और इसके साथ साथ आगे क्या चीज़ें प्लान हैं? देखिए, मुलाकातें तो सबके सामने हैं क्योंकि ज़ाहिर है उनका यहाँ पे आना, और पहली बात ये एक अहमियत की हामिल है जो चीज़ जो अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुकात हर दुनिया के हर मुल्क चाहते हैं कि उनके साथ ताल्लुकात उनके अच्छे हों और वो मिलकर काम करें। और जब से पाकिस्तान बना है ये एक वाहिद मुल्क है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात सबसे बेहतर रहे हैं। ये वाहिद मुल्क है जिसके साथ अगर कभी ताल्लुकात ख़राब भी हुए हैं तो वो दिनों में ठीक हुए हैं, वरना दुनिया में अगर आप देखें तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर अगर एक मरतबा कोई भी सफारती या कोई सरहदी तनाज़ा कहीं पे हुआ तो वहाँ पर सालों गुजर गए, वो मुल्क आपस में नहीं मिल सके। वाहिद मुल्क है क्योंकि बरादर मुल्क है। दूसरा ये कि अभी जैसे रिजवान ने इंट्रो में कहा कि हमारे मजहबी रिश्ते हैं, लेकिन जो हमारा तारीख़ी रिश्ता है ख़ास तौर पर ईरान के साथ और हमारे ख़ित्ते का, उस खित्ते का, वो एक बहुत ज़्यादा दरीना एक है और बहुत सारी रवायात हमारी मुश्तरक हैं। बहुत सारे हमारे जो जिसे कहेंगे कि जैसे ख़ास तौर पर आज का जो सदर इब्राहिम रईसी जो हैं जो जा रहे हैं तो आज इलामा इकबाल के मज़ार पे इसलिए जा रहे हैं कि जो इलामा मोहम्मद इकबाल हैं वो भी एक मुश्तरका वर्से में उनकी शायरी को शुमार किया जाता है। ईरान में अभी भी उनको इकबाल लाहौरी कहा जाता है और उस पर PhD करने वाले
والے, اقبال کو پڑھنے والے جتنے پاکستان میں ہیں اتنے ہی ایران میں موجود ہیں. تو جو ڈاکٹر صاحب ہیں یعنی کہ صدر بھی ہیں, یہ بھی اقبال کے بڑے شیدائی ہیں. ظاہر ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ اس بڑے شاعر کے مزار پہ جائے اور وہاں پر ہو. ابھی آج لوگ دیکھیں گے بھی اس کو. تو چیزیں صرف اور صرف یہ, لیکن اس میں ایک چیز اور تھوڑی ایڈ کرتا چلوں کہ پاکستان اور ایران کی جو دوستی ہے, یہ دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسا جوائنٹ وینچر ہے جو کسی ملک کے خلاف ہے. یہ واحد دوستی ایسی جو اپنے تعلقات کے لیے کسی اور کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ ہم مشترکہ بارڈر اگر ہمارا ہے, اگر مشترکہ سرحدیں ہماری, مشترکہ روایات ہیں, مشترکہ ہماری تاریخ ہے, مذہبی روایات ہماری ایک جیسی ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف جا رہے ہیں. ہم اپنے علاقے میں جو خاص طور پر جو ترقی ہے, جیسے کل بھی بات ہوئی کہ بلوچستان اور سیستان کے لوگوں کو کس طرح فائدہ دیا جائے, جو دو بارڈرنگ کنٹریز ہیں, ان سب کا جو ایک اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو سمجھنے کی جو چیز ہے وہ سب سے اہم یہی بنتی ہے کہ اس خطے کو کس طریقے سے بہتر انداز میں آگے لے کے جایا جا سکتا ہے, جس میں دو بڑے سٹیک ہولڈر پائے کہ پاکستان اور ایران مل کر کس طرح اپنے لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں. خاص طور پہ وہ علاقے جو کہ جن کو یہ کہتے ہیں کہ پسماندہ علاقے ہیں, ان پسماندہ علاقوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. پھر دونوں کا ایشو ایک ہی ہے کہ یہاں پر امن ہو, سلامتی ہو, اور خاص طور پر جو دہشت گردی کا معاملہ ہے, اس معاملے کو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں گے تو دونوں کا موقف ایک ہے کہ ہم علاقے میں ترقی چاہتے ہیں, علاقے میں جو ہے ایک ایسی خوشحالی چاہتے ہیں جس سے دونوں ملکوں کے عوام کو فائدہ ہو. بالکل صحیح. اور چونکہ نمود پاکستان اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایران کے تعلقات ہماری روایات پر قائم ہیں, اور مذہبی روایات ہوں یا احترام کا رشتہ ہو, برادرانہ تعلقات ہیں, ہمارے پھر ہمسایہ ہے, مطلب یہ بائیلیٹرل نہیں ملٹی لیٹرل ہمارے ریلیشنز ہیں ایران کے ساتھ. اب پاکستان اور ایران عالمی فورمز پر بھی بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جہاں پر یک آواز ہیں, ایک ہم آواز ہیں. اس پر کل اہم گفتگو ہوئی وزیراعظم سے ملاقات میں, اور اس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی. تو اس کا کیا احوال ہے بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ کل گفتگو کیا ہوئی وزیراعظم سے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی. دیکھیں, دو چیزیں یہ ہیں کہ بہت سارے جو عالمی فورم ہیں وہاں پر پاکستان اور ایران کچھ جگہوں پر ان کا موقف ایک ہے. خاص طور پر جو اگر ہم پہلے دیکھیں تو کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ ایران کا جو موقف رہا ہے وہی رہا ہے جو پاکستان کا موقف ہے. یہ ایک ہمارے لیے بڑا جسے کہیں گے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ جو مشترک چیز ہے, کیونکہ انہوں نے کشمیر پہ ان کے دوسرے ملکوں سے تعلقات ہونے کے باوجود انہوں نے ہمیشہ, ایرانیوں نے ہمیشہ جو ہے پاکستان کے ساتھ کشمیر کے موقف پہ کھڑے رہے ہیں, چاہے وہ UN ہو یا کوئی بھی دنیا کا بڑا فورم موجود ہو. اور دوسرا جو ہمارا مشترک آج کا جسے کہیں گے ہاٹ جو ہے, وہ غزہ میں ہونے والا جو مظالم ہے. دیکھیے, غزہ کے مظالم پہ جہاں دنیا بول رہی ہے وہاں پر پاکستان اور ایران کا موقف بھی ایک ہے کہ وہاں پہ ہر صورت میں جنگ بندی ہونی چاہیے, اس کا محاصرہ ختم ہونا چاہیے. کل میں بھی یہی بات ہوئی ہے کہ عالمی برادری کے سے دونوں رہنماؤں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں جو ہے جنگ بندی ہو اور وہاں کے لوگوں کو ذرا سکون ملے, وہ جنگ سے ذرا چھٹکارا پائیں, اور وہاں پہ جو مسائل ہیں خاص طور پر ان مسائل کو جو ہے بات چیت کے ذریعے ختم کیا جائے, نہ کہ اس کو بم سے یا گولیوں سے یا دوسرے جو جسے کہیں گے جنگی حالات سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ ہمارا موقف ہے. اس کے علاوہ ہم بہت سارے اور جو ایشوز ہیں جس پہ ہم اکٹھے رہے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر کل کی بات کریں تو کل جو MOU سائن ہوئے ہیں, 8 MOUs کل انیشلی سائن ہوئے ہیں, جس میں بہت ساری چیزیں ایسی, جس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے آلریڈی MOUs تھے جن کو ہم نے انہانس کیا, جن کو ہم نے بڑھایا ہے, جس میں ابھی آپ نے انٹرو میں رضوان کہہ دیا تھا کہ جی ہم نے $10 ارب تک کو اپنی ٹریڈ کو لے کے جانا ہے. تو ظاہر ہے کہ 5 ارب ہے, 5.8 تک ہم جاتے ہیں میکسیمم جو ابھی تک گئے ہیں, تو اس کو ہم 10 ارب تک لے کے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پہ ہم نے اپنی جو معیشت ہے اس کے حوالے سے بات کی, اور ہمارا جو بارڈر ٹریڈ ہے اس کو بڑھانے کی بات کی ہے, اس چیزوں کو دیکھنے کی بات کی ہے کہ ہم کیا کچھ ایران کے ساتھ مزید ٹریڈ کر سکتے ہیں. پھر خاص طور پر سرحدوں کے جو بازار ہیں جن کو ہم بارڈر مارکیٹس کہتے ہیں, ان کو انہانس کرنے کی کوشش کی گئی, اس پہ بات ہوئی ہے. پھر ہم نے عدالتی معاونت پہ بات کی ہے. اور اگر کل کی آپ نے کیونکہ وزیراعظم سے ملاقات کی بات کی, لیکن اگر آپ دیکھیں تو مختلف دوسرے جو شخصیات تھیں عام, ان سے بھی صدر ابراہیم رئیسی کی ملاقات ہوئی ہے. اور اس ملاقات میں جیسے اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات ہوئی اور چیئرمین سینٹ سے ملاقات ہوئی, وزیر
خارجہ سے ملاقات ہوئی. اور یہ جو ملاقاتیں ہیں بیسکلی دیکھیں صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں, ہم جو تعاون کرنا چاہ رہے ہیں وہ پارلیمانی وفود کا تبادلہ ہے, پارلیمانی سطح پر جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے اس کو دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے خاص طور پر جو ثقافتی اور جو کلچرل جو ہماری جو ہیریٹیج ہے ان کو اس پہ مل کے کام کرنے کی جو بات ہوئی ہے اس پہ کافی زیادہ پیش رفت ہے, کیونکہ جو خاص طور پہ ہیریٹیج جو ہمارا مشترکہ ورثہ جسے کہیں گے اس کو پاکستان اور ایران مل کر ہی آگے چلا سکتا ہے. یہی وجہ ہے جیسے پہلے بھی بات کی کہ علامہ محمد اقبال کے مزار پہ جانا اور وہاں پہ ملنا, کاروباری اگر ہم کہیں گے تو وہ تو ہم کیا کہتے ہیں لاہور میں اور کراچی میں صدر ابراہیم رئیسی جو ہے وہ بزنس فورم کی طرز پر وہاں پر خطاب بھی کریں گے, ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, پاکستان میں اپرچونٹی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتی ہیں, وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو جو ہمارا جو مشترکہ ثقافتی ورثہ ہے اس پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا ایک روٹ رہا ہے یہ, خاص طور پر اگر ریجن کے حوالے سے دیکھیں تو وہی چیز ہے کہ ہمارے پاکستان اور ایران کی دوستی جو ہے یہ اپنے مشترکہ مفاد کے لیے کسی دوسرے ملک کے خلاف نہیں ہے. مین چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت ساری دنیا اس کو اس طریقے سے لے رہی ہے کہ شاید کوئی الائنس ہے, کوئی چیز ہے. ہاں ہمارا الائنس ہے لیکن ہمارے اپنے لوگوں کے لیے الائنس ہے, کسی کے خلاف الائنس نہیں ہے. کسی ملک کے خلاف ڈپلومیسی یا کسی ملک کے خلاف کوئی بات کرنا یا کسی اور چیز پہ جانا یہ اس پہ نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا ایک تعلق ہے ہماری. کیونکہ دیکھیں اگر ہم مشترکہ ثقافتی ورثے کی بات کی تو ہم نے مشترکہ بارڈر کی بھی سرحدوں کی بھی بات کرنی, کتنی بڑی سرحد ہے ہمارے ساتھ. ہم نے مشترکہ اس زبان کی بات کرنی ہے, ہم نے اس شاعری کی بات کرنی ہے. ہم یہاں پہ کتنا سعدی کو اور شیرازی کو پڑھتے ہیں, وہاں پہ اقبال کو غالب کو کتنا پڑھا جاتا ہے. کتنے زیادہ پی ایچ ڈی اسکالر یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے سعدی اور شیرازی پہ کام کیا ہے, اور کتنے ہی زیادہ ایران میں مجھے جو اقبال اور غالب پہ کام کر رہے ہیں, لکھنے والے ہیں. اور ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کی جو فارسی شاعری تھی وہ یہاں پہ جو لکھی جاتی تھی تو اس کو ایران کی طرف سے اس کو ایکنالج کیا جاتا تھا, اور اس کو خاص طور پہ جو اس کا چھپنا, اس کا ایوارڈز ہونا تو وہاں سے ہوتا تھا. یہ جو تعلیمی خاص طور پر تعلیمی لحاظ سے دونوں ظاہر ہے کہ بالکل ساتھ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح جو تحقیق ہے, جو خاص طور پر جو ایک جسے کہیں گے تحقیق کے ساتھ ساتھ جو علمی کام ہے وہ بھی مل کر کام کیا جاتا رہا ہے, اسی کو انہانس کرنا ہے. ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی دوسرے کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس پہ تعلق صرف اور صرف پاکستان کا ہے یا ایران کا ہے, یا پاکستان کے عوام کا ہے یا ایران کے عوام کا ہے. بالکل. اچھا, جس طرح ہم نے بات کی ہے تجارت کے حوالے سے, پھر ہم نے اپنی ثقافت کے حوالے سے بھی بات کی ہے, اور یہ جو الائنس ہے یہ ایک فرینڈلی الائنس اور موسٹ امپورٹنٹلی پیسفل الائنس کے حوالے سے بات کی ہے. تو اب ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ تجارت کے حوالے سے بات ہو وہاں پہ ایک بڑی سافٹ وے میں ہم ثقافت کو بھی فروغ دے رہے ہیں, اور ثقافت کے ساتھ ساتھ جب ہمارا آرٹ, کلچر, لٹریچر, فلم, ڈرامہ, یہ تمام چیزوں میں کلیبوریشن ہوگی تو یہ ایک بڑا پیسفل وے میں نہ صرف دو ممالک کی ثقافت کی ترویج ہے بلکہ زبان کی بھی ترویج ہے, پھر خطے میں امن کی بھی ترویج ہے. تو ایسے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ دو بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں, ایک طرف ہم تجارت کے حوالے سے بات کریں, ایک طرف ہم آرٹ اینڈ کلچر کے حوالے سے بات کریں, تو اس میں تو بہت کلچرل ایکسچینج پروگرامز بھی ہو سکتے ہیں, تعلیم کے شعبے میں بھی ہو سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بڑے فائدہ مند ہو سکتے ہیں. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ جس طرح آج آپ نے مزار اقبال پر حاضری کے حوالے سے بات کی ہے, تو اور کیا صدر ابراہیم رئیسی کی مصروفیات رہیں گی؟ دیکھیں جو کہ اب تو وہ لاہور میں ہیں اور لاہور میں ان کی مصروفیات ہیں, وہاں پہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہے, وہاں پہ گورنر سے ملاقات ہے, پھر اقبال کے مزار پر حاضری کے بعد یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں. وہاں پر ایک جسے کہیں گے کہ اگر آپ نے جو بات کی نا, جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دو مختلف چیزیں ہیں, کاروبار ہونا اور ثقافت کا ہونا. دیکھیے کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جو کہ کاروبار کے لحاظ سے ہی مانے جاتے ہیں, جیسے کچھ درے ایسے ہیں, کچھ علاقے ایسے ہیں. اگر آپ قدیم تاریخ میں جائے تو مالابار کی جو ایک جسے کہیں گے کہ ایک جو پٹی تھی وہ کاروبار کے لیے مشہور تھی, اور وہاں پہ جو عرب تھے وہ پہلے ہی آ چکے تھے اسلام لے کر, وہ بعد میں آئے, جو بھی ساری صورتحال ہے. اسی طرح ہمارے جو اگر آپ خیبر پاس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ کاروباری لحاظ سے تک وہ شاہراہ ریشم تھا. شاہراہ ریشم کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں سے چائنا کے ساتھ ہمارے ہونے والے ٹریڈ کی بات ہوتی ہے. اسی طرح ایران کے ساتھ بھی ہمارے
اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ کوئی علیحدہ چیز ہے، بالکل علیحدہ چیز نہیں ہے، کیونکہ ہماری بہت سی روایات مشترک ہیں، ہمارے کھانے مشترک ہیں، ہم نے ویسے وہی حلال فوڈ ہے، وہی ہمارے حلال فوڈ ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، کچھ چیزیں آج ٹریڈیشنلی ہمارے کھانوں کا حصہ بن چکا ہے، ان کے کھانوں کا حصہ بن چکا ہے. تو یہ ان صدیوں کی روایات ہیں، ان صدیوں کی، جو کہ چیزیں وہاں سے آتی رہی ہیں اور یہاں سے جاتی رہی ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کو سٹریم لائن کرنا ہے، ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ کس طریقے سے لے کے جائیں. پہلے جس طریقے سے بھی آتے تھے، جو بھی پرابلم تھے، وہ اپنی جگہ تھا، لیکن ان کو ان چیزوں کو سٹریم لائن کرنا ہے. دوسری، ابھی آپ کی بات سے مہنور مجھے بات یہ آئی کہ ایک ایم او یو ہمارا ایسا بھی ہوا ہے کل، جس میں ہم نے اپنی فلموں کو، ڈاکومنٹریز کو شیئر کرنے کی بات کی ہے کہ ہم جو پروڈکشنز کر رہے ہیں، جو پاکستان ٹیلی ویژن کر رہا ہے اور جو ایران کا جو سرکاری ٹی وی ہے وہ کر رہا ہے، کیوں نہ ہم ان چیزوں کو شیئر کریں، ہم ان کو اردو زبان میں پیش کریں، وہ اس کو فارسی زبان میں پیش کریں، تاکہ جو پیپل ٹو پیپل، یعنی کہ جو عوامی سطح پر یا جو تعلق ہے وہ کیسے مزید مستحکم ہو. کیونکہ مستحکم یہ پہلے ریلیشن رہا ہے اور موجود ہے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا وہ ایران تھا، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے ایران کی ہر سطح پہ حمایت کی ہے. وہاں پہ ہم نے بھی نہیں ان کو کہیں چھوڑا. یہ نہیں کہ اگر انہوں نے نہیں چھوڑا تو ہم نے بھی نہیں چھوڑا. اگر ابھی آپ جب آئے ہیں واپس تو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ تہنیتی بورڈ لگے ہوئے تھے، جس پہ ہم نے یہی کہا تھا کہ ہمارا سب سے قریبی دوست، بالکل ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور سب سے قدیمی دوست. ہم اس کو اچھا دوست اور قدیمی دوست اس لیے کہتے ہیں کہ 1947 سے اب تک ہم اگر درمیان میں کہیں اونچ نیچ بھی آئی ہے تو وہ دنوں کے حساب سے آئی ہے. دوسرے ملکوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ سال لگا دیے انہوں نے. یعنی کہ یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ اگر کوئی ہمارا اور ایران کے درمیان کوئی اچھا، اس کے لیے بھی نا نبوت ہم دیکھتے ہیں کہ کل آرمی چیف سے ملاقات ہوئی صدر ابراہیم رئیسی کی، اور اس میں خاص طور پر دہشت گردی کی جو آپ نے کہا نا کہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس میں سازشیں کی جاتی ہیں، باقاعدہ دو بھائیوں کو لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے بھی آرمی چیف سے بھی گفتگو ہوئی، وزیر اعظم سے بھی، صدر سے بھی. انسداد دہشت گردی کے لیے لاہے عمل بنانا، پھر انسداد منشیات کے لیے جو خاص طور پر بنیاد بن جاتی ہے کسی بھی تنازع کی، تو انسداد منشیات کے لیے اور انسداد دہشت گردی کے لیے. پھر نمود ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، ہم عدالتی معاونت کی بات کریں. یہ چونکہ ہماری روایات ہیں، مذہب سیم ہے، تو اس میں عدالتی معاونت میں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں یا کیا ایران پاکستان سے حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں ایرانی یہ جو خاص طور پر اگر آپ اس کو اوورآل دیکھیں، یہ جو عدالتی معاونت ہے، یہ ہم اور بھی ملکوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ موجود ہے، جس میں ہم ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. خاص طور پر جب ایک قانون، کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ابہام رہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں سکم دور کرنا یا اس کے وہ چیز کرنا. خاص طور پر ایران کا جو اسلامک جورسپونڈنس ہے اس پہ بڑا کام ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر جو رئیسی ہیں، پریزیڈنٹ آف ایران، یہ چیف جسٹس رہ چکے ہیں ایران کے. یہ یعنی کہ اتفاق کی بات اگر یہ بات کر رہے ہیں تو اب چیزیں یہ ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو اسلامک جورسپونڈنس ہے اس پہ جو ان کی ریسرچ موجود ہے، جو ان کی وہاں پر تحقیق موجود ہے، اس کو استعمال کیا جائے. جو ہم نے قوانین کو یہاں پر ڈرائیو کیا ہے، جو عدالتوں نے اس پہ کام کیا ہے، خاص طور پہ عدالتی نظام کو سموتھ کرنے کے لیے، سپیڈی یعنی کہ تیز کرنے کے لیے، لوگوں کو جلد سے جلد انصاف مہیا ہو سکے، اس میں دونوں ملک مل کر اپنے اپنے جو تجربات ہیں ان کو شیئر کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے ایک نیا اصول بنا سکتے ہیں. ابھی آپ نے آرمی چیف سے ملاقات کی جو رضوان بات کی تھی، اس میں جو یہ ملاقات تھی بیسیکلی جو اس کا جو رات کو ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے جو سرحدوں کی بات کی، کیونکہ اس سے پہلے صدر ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ یہ کہہ چکے تھے کہ ہمیں پاکستان کی سرحدوں کا اور پاکستان کی علاقے کا، یعنی کہ جسے کہیں گے کہ ہمیں ہاں جی احترام ہے. وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ احترام ہمیں یہاں کا ہے. تو ظاہر ہے کہ احترام ہمیشہ باہمی ہوتا ہے، تو ہم اگر وہ ہمارا احترام کریں تو ہم بھی ان کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں. تو آرمی چیف نے یہی کہا تھا کل ان سے جب ملاقات ہوئی کہ ہم دہشت گردی کے لیے مشترکہ لائحہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے دونوں ملکوں کو دہشت گردی کا ایشو. دوسرا، ہم نے جو خاص طور پہ نارکوٹکس کا جو منشیات کا مسئلہ ہے، اس منشیات کے مسئلے کو ہم بہتر انداز میں انہی سرحدوں پر بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر دونوں ملک چاہیں تو ایک مشترکہ
जिसे कहेंगे ना लाएमल तैयार किया। जब निस्बत ये कि जी ईरानी फोर्सेस अपना काम कर रही है, पाकिस्तानी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, उसमें स्मगलर्स और उसमें नारकोटिक्स वाले और दहशतगर्द जो हैं वो अपना काम कर जाएं, इसलिए बेहतर ये है कि दोनों मिलकर काम करें। तो ये आर्मी चीफ से मुलाकात का जिसे मैं कहूँगा कि ये स्मगलिंग के लिए और जो बॉर्डर मैनेजमेंट है ख़ास तौर पर, और जबकि आर्मी चीफ ने बड़ा अच्छा ये कहा कि सबसे जो पाकिस्तान और ईरान की सरहद है इसको हम अपने तौर पर अमन और मोहब्बत की सरहद कहते हैं, यानी कि एक ऐसा कि जो कि खुशहाली और मोहब्बत की, अगर ये मोहब्बत की सरहद है, अमन की सरहद है, तो इसको खुशहाली की सरहद भी बनना चाहिए। दोनों तरफ के लोगों को इसका फ़ायदा होना चाहिए, और जो चीज़ हमें मैसर है वो हम अपने ईरानी भाइयों के साथ शेयर करें, जो उनके पास मैसर है वो हमारे साथ शेयर करें। ज़ाहिर है कि ये एक बड़ा पॉजिटिव मैं कहूँगा कि मुलाकातें रहीं, और हमारी हर सतह पर अगर आप कहेंगे कि अगर सदारती सतह पर देख लें, सदारती से मुलाकात देख लें, वज़ीर आज़म से देख लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, वज़रा की सतह पर जो मुलाकातें हुई हैं, जो बातचीत हुई है जिसे हम वफूद की सतह पर कहते हैं, आर्मी चीफ से मुलाकात को देख लें, फिर उसके बाद उनकी जो अहलिया मोहतरमा है वो यहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में रहीं, क्योंकि ज़ाहिर वो एक राइटर हैं, लिखारी हैं, और ये चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पर ये वही जिसे कहेंगे ना जिस सकाफ़ती रिश्ते में हम जुड़े हुए हैं, ये उसी तरह लेके चल रहे हैं। और ये पाकिस्तान ईरान के जो जिस तरह आपने बात की कि बरादराना ताल्लुकात तो है लेकिन कदीमी ताल्लुकात भी हैं। बहुत शुक्रिया नमूद आपके कीमती वक्त का। पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से अब हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। शुक्रिया। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम आर्ट कल्चर के हवाले से भी रिजवान बात कर रहे थे, और जहाँ पे हम शायरी के हवाले से बात करते हैं या हम किताब के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान के अदब के हवाले से बात करते हैं, तो हमारे राइटर्स, हमारे शायर हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा इस वजह से रहते हैं क्योंकि जो उनकी शायरी है, जो उनका कलाम है, जो उनका काम है, वो उनको हमेशा के लिए ज़िंदा कर देता है। और ये तर्जुमानी होती है हमारे जज्बात की, और वो जो कहते हैं ना कि कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा है, वो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि तलवार से एक किया हुआ वार, शायद वो कोई कहानी बताएगा, कुछ लिखेगा तो वो चलेगा, लेकिन एक लिखा हुआ जुमला दुनिया के है मुनसिफ हो, ये कश्मीर की आज़ादी का ऐसी तर्जुमानी कर रहा है पूरी दुनिया में कि जहाँ पर भी कश्मीर की बात होती है सबसे पहले ये नगमा ज़हन में आता है। और इसको तख्लीक करने वाले जावेद अहमद की आज बरसी है। 14 अप्रैल को वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए थे, तो उनकी बरसी के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट हम देखेंगे। दुनिया के मुनसिफों के खालिक और नामवर शायर जावेद अहमद 14 अप्रैल को जहाने फानी से रुखसत हो गए। 35 साल कबल जब यौम यकजहती कश्मीर मनाने का ऐलान हुआ तो रेडियो त्राड़खल से नशर होते ही इस मंजूम मुकदमे कश्मीर ने दुनिया भर में मौजूद कश्मीरियों को यकजा कर दिया। आजाद कश्मीर से मकबूजा तक और पूरी दुनिया के कश्मीरियों ने
इसे अपने दिल की आवाज करार देते हुए कहा, ये नगमा भारत के बेईमाना मजालिम और जबरो इस्तबदाद पर आलमी ज़मीर की खामोशी का अक्कास है। वो माशरे का अक्कास इस तरह से है कि उसने जो इर्द गिर्द देखा उसको बयान कर दिया, और जब कश्मीर की मजलूमियत देखी तो उस पर चीख उठा कि दुनिया के मुनसिफों, सलामती के ज़ामनों, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। इस नग़्मे की सदाकार रुखसाना मुर्तज़ा और हिना सिद्दीकी ने भी दुनिया भर में उसके सबब दाद समेटी। इसकी मौसीकी पीटीवी के मारूफ मौसीकार एम अब्दुल्ला ने दी। जावेद अहमद साहब जी उन चंद बुज़ुर्गों में से थे जिनको पढ़ के, जिनके साथ वक्त गुजार के हम शायरी करना, मिसरा बनाना सीख सकते थे। एक पूरा दबिस्तान है कहूटा का, जिसे अब उन्हें बाबाए कहूटा भी कहा जाता है। जावेद का तुरा इम्तियाज़ ये है कि वो शायर के अलावा भी एक पढ़े लिखे आदमी थे। खुद उनकी आवाज़ में भी बहुत तरन्नुम था, तरन्नुम से बाज़ औक़ात गज़ल पढ़ते थे। और मुझे याद है, गई बादे सबा तो उस कली तक, मगर वो बेकली जो हम तक आई। तो हमने एक दोस्त को खो दिया, दिल के एक, आप यूं समझिए कि हिस्सा जो है वो हमसे जुदा हो गया, और हम उनके सोग में मातम गुजार हैं। सदारती अवार्ड याफ्ता जावेद अहमद बहुत सी किताबों के खालिक थे। उनकी मशहूर किताबों में एक पर्दा सुखन से आगे है आवाम में बेहद मकबूल हुई। जावेद अहमद की वफात से इल्म अदब, खिदमत और सियासत का एक रोशन अहद तमाम हुआ। जावेद अहमद की कॉन्ट्रीब्यूशंस के हवाले से, उनके अदब के हवाले से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। जहां हम कॉन्ट्रीब्यूशंस के हवाले से बात करते हैं, किताब के हवाले से बात करते हैं, तो आज वर्ल्ड बुक डे है और वर्ल्ड कॉपीराइट डे भी है। जहां हम बुक के हवाले से बात करते हैं, वहाँ पे कॉपीराइट का बड़ा जो है इशू होता है, और हम देख रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान बहुत काम भी कर रहा है कि जो जिसकी तख्लीक है वो उसी की तख्लीक है, उसको ना छापा जाएगा कहीं, कोई उसकी चीटिंग नहीं कर सकता, वो आइडिया नहीं ले सकता, और इसके लिए बाकायदा आपको रजिस्टर अपने आप को कराना पड़ता है। जी बिल्कुल। और किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त भी है। कोई और दोस्त नहीं है तो किताब है, तो आप बेहतरीन दोस्त आपके पास है। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर राशिद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर राशिद हमीद साहब ने ज्वाइन किया है। माजरत चाहते हैं क्योंकि किताब के साथ दोस्ती और एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है। जब इल्म फहम लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं तो उनसे हम सीखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। डॉक्टर राशिद हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और ये अहम दिन भी है और वक्त तब्दील हो रहा है। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को जो जानना चाहते हैं कि कुतुब का या किताब का आगाज़ कैसे हुआ है, एवोल्यूशन क्या रहा है इसका? अच्छा, इस दिन की खूबसूरती ये है और किताब की, कि किताब मेरा ख़्याल है कि इंसानी ज़िंदगी की अहम तरीन ईजादात में भी सर फ़हरिस्त है। मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ करें ज़बान ईजाद ना होती तो इंसान वहशी होता, क्योंकि वो एक दूसरे से अगर बात न कर सके और अपनी बात समझा ना सके तो तरक्की नहीं हो सकती। दूसरी जो सबसे बड़ी इंसानी ज़िंदगी और तहज़ीब की ईजाद थी वो थी लिखना। ये जो तहरीर है इसकी ईजाद, और ये कमोबेश आप समझिए कि कोई 5000 साल पहले जो गारों में ये मंजर आम पे आया कि ये लिखा भी जा सकता है। यानी जो आप बोलते हैं, देखें कितनी बड़ी ईजाद है कि जो आप बोलते हैं ये ज़ाया हो जाता है अगर ये लिखा ना जाए, कहीं महफूज ना हो। ये जो जदीद आपके टूल्स हैं ना रिकॉर्डिंग के, ये तो तब बिल्कुल ख्वाब में भी नहीं देखा जा सकता था, तो लिखा जा सकता था। और लिखा भी कैसे जा सकता था कि तस्वीरें बना के बात समझाई जाती थी, कि अगर समझाना है दिन की कोई बात है सूरज बना दिया, रात की बात है तो आँख का वो जो दरमियान का गोल हिस्सा है वो बना दिया। और यानी तस्वीरों के ज़रिए इब्तदा हुई थी लिखने की। फिर ये तरक्की करते करते हम जदीद इस किताब तक पहुँचे हैं। तो किताब मैं समझता हूँ कि अगर ये जितने भी अयाम आप मनाते हैं, इंसानी ज़िंदगी का अहम तरीन दिन मेरा ख़्याल है कि किताब है, क्योंकि तहरीर जो है ये इसने एक इनकलाब बपा किया है। मसलन जितनी भी तरक्की आपने की है ये नहीं कर सकते थे अगर किताब ना होती। यानी फ़र्ज़ करें कि एक साइंसदान ने जहाँ तक चीज़ें ईजाद की हैं वो अगर रिकॉर्ड पर ना हो तो अगला जो साइंसदान है, जो अगली नस्ल है, वो फिर वहीं से पीछे से काम क्या शुरू करेगी। वो रिकॉर्ड सामने होगा तो उससे आगे बढ़ेंगे ना। यानी तरक्की करने के लिए पिछला रिकॉर्ड आपके सामने होना ज़रूरी है। तो लिहाजा किताब इंसानी ज़िंदगी और जदीद तरक्की का अहम तरीन टूल है।
बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ हम किताब के हवाले से बात करते हैं वहाँ पे कॉपी राइट्स डे भी है। अब किताब के साथ साथ कॉपी राइट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका एक बड़ा एडवांस मैकेनिज्म भी आ गया, इस पर काम करना कितना ज़रूरी है? इस पे काम करना इसलिए ज़रूरी है कि जदीद जो महज़ब दुनिया है और जो साइंसी ईजादात का ज़माना है, इसमें जैसे होता है ना कि कोई साइंसी ईजाद भी होती है तो पेटेंट कराई जाती है जी, कि वो किसकी है और किस नाम से है। इसी तरह जो एक मुसन्निफ़ है, जो एक तख्लीक़कार है, वो जो चीज़ बनाता है वो यकीनन उसके नाम ही महफूज होनी चाहिए। और उसके लिए जो यूरोप है उसने तो बहुत तरक्की कर ली है, मगर हम उसमें अभी बहुत पीछे हैं। हम तो देखें ना, हम किताब में भी बहुत पीछे हैं ना। यूरोप दुनिया का 1/3 होगा और उसके यहाँ किताबों की खपत 2/3 है, 2/3। हम 2/3 हैं और हमारे यहाँ 1/3 भी खपत जो है वो तरक्की पजीर दुनिया में नहीं है। वो भी ऐसी है कि मसलन 200 किताब आपने छापी और वो भी दोस्तों में तकसीम कर दी, ख़रीद कोई नहीं रहा। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें सीखने की कुछ चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे आप जर्मनी चले जाएं, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, हर आदमी को किताब कोई रिसाला लेके बैठा हुआ, जहाज़ में है तो उसके हाथ में कोई किताब है, कोई रिसाला। अब तो जदीद टूल्स आ गए हैं, गैजेट्स आ गए हैं, उसमें भी लोग पढ़ते रहते हैं। लेकिन वहाँ किताब ख़रीदने का इतना रवाज था कि हर आदमी जब तनख्वाह मिलती थी तो उसमें से एक किताबें ज़रूर ख़रीदता था। तो ये हमें देखना चाहिए कि किताबें ख़रीदने का रिवाज, फिर उसके साथ जुड़ी हुई एक बात है कि किताबें किस कीमत पर मिलती हैं। सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हम हमेशा प्रोग्राम में बात करते हैं क्लाइमेट चेंज हवाले से और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से, चाहे वो हमारी ज़राअत के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस हो, हमारी हेल्थ पे हो, हमारे एनवायरनमेंट पे हो, या हमारे इर्द गिर्द जो हर चीज़ मुतासिर हो रही है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उस पर बात करते हैं। रिजवान, इसके पीछे बेसिकली बात करने का रीज़न ये भी है कि क्लाइमेट चेंज हर चीज़ को अफेक्ट कर रहा है। अब कल वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया और अर्थ डे के हवाले से जब भी हम बात करते हैं, कल भी हमने प्रोग्राम में इस हवाले से बात की कि प्लास्टिक हमारी कुरे अर्ज़ के लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये सिर्फ हमारी ज़मीन को नहीं बल्कि आबी हयात को भी, आबी तनव्वो को भी मुतासिर कर रहा है। जिस तरह से हम एयर पोल्यूशन की बात करें उसी तरह से वाटर पोल्यूशन है। फिर यही रीज़न्स हैं कि हम अब हमारी फूड सिक्योरिटी भी मुतासिर हो रही है, हमारी प्रोडक्शन मुतासिर हो रही है, यहाँ तक कि हमारी सेहत मुतासिर हो रही है। प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसको डिस्पोज ऑफ करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अगर हम उसको जलाएंगे तो वो जलेगा भी नहीं, वो एक तो ज़मीन में पोल्यूशन का बायस बनेगा, फिर साथ साथ एरियल पोल्यूशन का भी सबब बनता है। दुनिया में जो हमारे रिसोर्सेज हैं कुदरती तौर पर, अब दुनिया फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करने की तरफ जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ज़रूरी है कि हम अपना किरदार समझें इंडिविजुअली। कलेक्टिव एफर्ट तभी बनेगा जब हम इंडिविजुअली अपना किरदार समझकर उस किरदार को अदा करेंगे। बिल्कुल जनाब, जहां हम अपने किरदार के हवाले से बात करें वहां पे गवर्नमेंट लेवल पर भी इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की तमाम जो है इदारे मुतहरिक हो गए हैं कि उन्होंने क्लाइमेट चेंज से निमटना है ताकि पाकिस्तान की आवाम और ख़ासतौर पर किसान या हम हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात करें, जो मुतासरीन हैं उनको इस चीज़ से निकाल सके, एडेप्टेबिलिटी की जाने बढ़े और किस तरह हम इस बदलते हुए जो हम देख रहे हैं कि रैपिडली मौसमियाती तब्दीली है, इसमें हम अपना गुजर बसर एक अच्छे तरीके से कर सकें, पॉजिटिव वे में और एक हेल्दी वे में कर सकें। और वो जो कहते हैं आने वाली नस्लों के लिए तैयारी करनी है, उन्हें बेहतर माहौल फ्राहम करना है। जो रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं हम उनको उतना ही इस्तेमाल करें कि वो बाकी आइंदा नस्लों के लिए भी महफूज रह सकें, जैसे पानी है या फिर आबो हवा है। बिल्कुल जनाब, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद है उनकी तो जीरो टॉलरेंस है प्लास्टिक के हवाले से, लेकिन वो इसके साथ साथ वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर भी हैं बराए मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती राब्ता, और वी आर सो ऑनर्ड कि आज हमें मिस रुबीना खुर्शीद आलम ने ज्वाइन किया है। रुमीना खुर्शीद आलम, रुमीना कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। बड़ा अच्छा लगा आपकी सुबह सुबह इतनी पॉजिटिव एनर्जी को देख के। यू आर वेरी पॉजिटिव, और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से तो आजकल सिर्फ हम देख रहे हैं कि बहुत एक अच्छा ट्रेंड है कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू भी, अपनी पर्सनल लाइफ के थ्रू भी और जो अपने पर्सनल एक्ट्स हैं इनके थ्रू भी काम करके प्रैक्टिकली आवाम को दिखा रहे हैं। और अब हमने देखा कि इस साल का जो थीम है वो मिस रुमीना प्लास्टिक वर्सेस प्लैनेट है, तो अब क्या इकदाम करने होंगे, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है, बॉटल्स प्लास्टिक की हैं, रैपर्स हैं,
किस तरह इसको अवॉइड करें हम? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपके तवस्सुत से हमारे जो देखने वाले सामीन हैं और जहाँ कहीं पे भी आवाज़ सुनी जाएगी उन तक की पैगाम जो है मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे उन लोगों के लिए जो सादी सी बातों को सुनते और समझते हैं उनके लिए हम सादे अल्फाज में इस पैगाम को पहुँचाएँ। और आई थिंक सबसे ज़्यादा अच्छा जो फोरम है वो आप लोगों के तवस्सुत से हो सकता है। तो इसलिए आई एम रियली ग्लैड कि मीडिया का जो फोरम है वो इसमें उतना ही एंगेज है। इसके अंदर देखिए जहाँ तक बात आती है प्लास्टिक की, तो अगर हम याद करें अपने बड़ों के दौर में भी, और इनफैक्ट जब मैं भी छोटी थी तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने प्लास्टिक की प्लेटें देखी हों, प्लास्टिक के कप देखे हों, खिलौने चले मतलब आप कह सकते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी चीज़ें थी, इवन कि जो नीडल्स जो सिरिंजेस हैं उस टाइम पे शीशे की हुआ करती थी, बॉटल्स जो हैं वो थर्मस का ट्रेंड था। मैं ये नहीं कह रही कि प्लास्टिक की सिरिंज जो है वो गलत है, मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक डिस्पोजेबल चीज़ है, लेकिन फिर उसको वेस्ट किस तरह से करना है वो भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म है ताकि फ़ौरन कोई बात को गलत तरफ ना ले जाए। तो इससे मैंने कहा कि मैं खुद ही पहले बता दूं। लेकिन उसके बाद देखिए, क्योंकि देर आर 2 से 3 तरह के प्लास्टिक जो है वो एंगेज हो रहा है। एक वो जो हमारी आम जिंदगी में बेदर्दी के साथ जो है प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल हो रही हैं। अगर हम देखें, हम 70s 60s और उसके अंदर देखें तो वाटर बॉटल्स का एक बड़ा कॉन्सेप्ट था। स्कूल में वाटर बॉटल आप लेकर जाते थे, लंच बॉक्स लेके जाना, खाना जो है वो हॉट पॉट टाइप के टिफ़िन बॉक्सेस वगैरह होते थे, उनको इंगेज किया जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग, क्योंकि हमें बहसीत इंसान हमें हर चीज़ को आसान करने की आदत हो गई है, हम हर चीज़ में इतनी आसानी चाहते हैं कि चाहे फिर उसमें मेरा या दूसरे का नुकसान भी हो जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आसानी होनी चाहिए। लेकिन अब आप देखें, जैसे प्लास्टिक रैपर्स हैं, आपने खुद कहा प्लास्टिक बॉटल्स हैं, लिविंग लाइफ अंडर द वाटर जो है जिसमें आब हयातियात की आपने बात की, वो तो मासूम, आप देखिए हम कितने बड़ा गुनाह कर रहे हैं बहसीत इंसान कि बनी आदम जो है उसको एहसास ही नहीं है कि आप पानी के अंदर रहने वाली जो हयातियात हैं, जो हमारी जिम्मेदारी हैं, हम उनके साथ क्या घिनौना खिलवाड़ खेल रहे हैं। इनफैक्ट उनका कत्ल कर रहे हैं कि वो जो बेजुबान है, जो इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं, वो हर चीज़ को स्वॉलो करते हैं। और प्लास्टिक, लोग जो समुद्रों पर जा रहे हैं, लोग जो लेक्स में जा रहे हैं, वो एक शुगल समझते हैं कि वहाँ पर आप कचरा भी फैला दें, आप वहाँ पर आग भी जला रहे हैं, लकड़ियाँ भी फेंक रहे हैं, प्लास्टिक भी फेंक रहे हैं, हड्डियाँ भी, मतलब इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सरकार का काम नहीं है, ये तो हमारा अपना काम है। और ये अगर हम देखें तो हकूकुल बाद की भी बात आती है, आप और ये बहसीत इंसान हम सबका फ़र्ज़ भी है। तो इसके अंदर हम किस तरह से चीज़ों को सेव कर सकते हैं, मैं मानूर आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि हम, इट्स नॉट ओनली के गवर्नमेंट, इट्स अबाउट मी एंड यू एज वेल, क्योंकि बच्चे जनरेशन्स तो हम सब की आनी है। सो मुल्क का क्या काम है, डेफिनेटली हुकूमत काम करी है, और मैं हुकूमत में ये कहूँगी कि चारों सूबे जो हैं, हम उसमें कोऑर्डिनेशन का एलिमेंट है जो कि वफाक पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जब से मैंने इसको चार्ज लिया है, हम लोगों ने, हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सूबों को इंगेज करें, और सूबों से ज़्यादा मेरा फोकस जो है, शायद कहीं कुछ लोगों पे मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आई गिव अप, क्योंकि मैं तो आखिरी दम तक दरवाज़ा जो है हर किसी का खटखटाएंगे, बात करेंगे, कहेंगे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी जो ये गुफ्तगू है, या ये जो बातें हैं, या जो काम है, उसमें जो छोटे बच्चे हैं, दे आर वेरी मच, दे आर माई टीम। इसलिए कि स्कूल्स में, डिफरेंट स्कूल्स में जब मैं जाके एक्टिविटीज़ कर रही हूँ, उनको इंगेज कर रही हूँ, तो दे आर मोर देन लाइक हैप्पी। और मुझे खुशी इस बात की हुई जब मुझे माँ बाप से फीडबैक मिला, कुछ मुझे यूँ 1-2 दिन पहले कुछ वालिदैन जो है वो मुझे मिले, और उन्होंने कहा कि आपने हमारी ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल कर दी है। तो मैं थोड़ी परेशान हो गई कि क्या, कहते हैं हम ज़रा बाहर जाते हैं तो बेटी जो है लाइट ऑफ कर देती है, वो कहती है आपने ये क्यों, यहाँ पे क्यों फेंका। तो मैंने कहा इसमें बुरा क्या है, कहते हैं क्योंकि हम ज़रा सा बाहर जाएँ वापस आए तो लाइट ऑफ हो चुकी होती है। सो बिकॉज यू नो एजुकेशनल उसके अंदर मैं समझती हूँ जो स्कूल्स हैं वो एक बहुत बड़ा किरदार इसमें अदा कर सकते हैं, और मीडिया तो डेफिनेटली इट कैन प्ले अ ग्रेट रोल। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि ख़ासतौर पर बच्चे पॉइंट आउट करते हैं जो चीज़ें, तो वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ये बड़ा आसान है कि हम कहें कि मेरे एक रैपर फेंकने से, एक बॉटल फेंकने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, या एक बोतल उठाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बिल्कुल, इस माइंडसेट को चेंज कैसे करें? देखिए, इस माइंडसेट के 2 तरीके हैं। एक तो सख्ती है,
जो कि मैंने जैसे आपने ख़ुद भी सुना और मेरी बात भी कि मेरा तो इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है, और हुकूमत की तरफ से भी, क्योंकि देखिए हम रिसीविंग एंड पे ज़रूर हैं, क्योंकि अक्सर जगहों पर जब मैं बात करती हूँ तो वही कहते हैं कि रुमीना आप कैसी बातें करिए, हम तो रिसीविंग एंड पे, हम कौन सी पोल्यूशन फैला रहे हैं, अगर उसमें कुछ हो भी जाएगा तो क्या है। लेकिन कतरे कतरे से दरिया बनता है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी भूल जाएं, एक बात। और दूसरी बात ये है कि जो सख्ती वाली बात मैंने की है कि जब आप देखिए मोटरवे पे लोगों को चढ़ते ही पता है कि अगर ओवर स्पीडिंग हुई तो हमें 2500 पड़ेगा, फिर हम फटाफट जो है वो हम सीधे हो जाते हैं। ये भी पता है कि सीट बेल्ट इस्लामाबाद में ना पहनी तो फाइन होगा, हेलमेट ना पहना तो फाइन होगा। तो इसी तरह अगर आप इसी सिलसिले को जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह हम इस पे भी पूरी, मैं तो ज़रूर कोशिश करूंगी मिलके कि इसको सख्ती के साथ होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये हम सबके लिए नुकसान दे, और फिर इसका जो नुकसान है वो किसी एक चीज़ पे नहीं है, आपकी पूरी ज़िंदगी जो पूरी एवरीथिंग, लाइक वो एग्रीकल्चर हो, वो आपका बिहेवियरल हो, मेडिकल, आपकी हेल्थ हो, आपका एनवायरनमेंट हो, एवरीथिंग सफर्ड। और ये अगर इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो सी हैं वो अगर हम देखें तो वो छोटी छोटी चीज़ें, आपने जैसे खुद अपनी बात में कहा कि एक प्लास्टिक को मेल्ट होने में 100 साल लग जाते हैं, इसी तरह कार्बन जो है वो फ़िज़ा में 100 साल लग जाते हैं। तो क्या हमें ये नहीं लगता कि ये, और मैं बहुत खुले और सादा अल्फाज में लोगों के लिए कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ये क्लाइमेट चेंज क्या रोना है, तो ये रोना वो है जो कुदरत कह रही है, क्योंकि हम कुदरत के निज़ाम के खिलाफ जा रहे हैं। तो जब फिर कुदरत खिलाफ आती है तो फिर आपसे पानी, आसमान और ज़मीन दोनों को संभालना मुश्किल हो जाता है। और हमने देखा भी रिसेंटली कुछ ऐसे फ्लड्स भी आए अभी, बिल्कुल। और अब तो ये ऐसा नहीं है जी कि मैंने जो किया उसका नुकसान किसी और को नहीं होगा, जो यहाँ हो रहा है वो उसका नुकसान किसी और को भी हो रहा होगा, और जो कोई और कर रहा है उसका नुकसान मुझे या मेरे इर्द गिर्द लोगों का होगा। तो आई थिंक ये अभी वक्त है, वी हैव टू स्टैंड फॉर ईच अदर, इट्स नाउ और इट्स नेवर। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान कंट्रीब्यूटर कम है कार्बन एमिशन में, लेकिन विक्टिम ज्यादा है। अब ऐसे में हुकूमत इकदामात बहुत से कर रही है, तो मैं आपसे मिस रुमीना ये जानना चाहूंगी कि ये जो प्लास्टिक है इसकी रिसाइकलिंग में क्या इसके खात्मे के लिए हुकूमती सतह पर क्या इकदामात हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि बैन, आपने देखा होगा पंजाब की हुकूमत ने जो है उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि 5 जून तक हम, आई एम श्योर मेरे ख्याल में यही एक डेट दी गई है। अब मैं माज़रत चाहूँगी कि अगर कोई डेट की गलती हुई तो, लेकिन यह है कि एक स्पेसिफिक जो है उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो कहा जा रहा है कि आप प्लास्टिक को हम बैन करेंगे, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से बाकी तमाम सूबों के साथ भी जो है वो हमारी बातचीत जो है वो चल रही है, और हम सबको यही कह रहे हैं। इनफैक्ट वफाक के अंदर जो है वो भी मुहिम का आगाज़ जो है वो हो चुका हुआ है अर्थ डे के हवाले से, क्योंकि दिस इज़ समथिंग, इट्स नॉट कि कोई थीम वर्क चल रहा है तो हम आज थीम है तो आज चलेगा और बात ख़त्म हो जाएगी। वी नीड टू एक्ट ऑन इट। और दूसरा, मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहूँगी कि आप लोग, हमारे यहाँ मॉडर्न तरीक़ाकार भी बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो घरों में अक्सर खाली कपड़े या पुराने कपड़े ऐसे हैं, उनको आप इनोवेटिव तरीके के साथ थैले बना के आप अपने मुलाजमीन को भी दें, और उनको कहें कि जब वो बाहर आए जाएं तो बजाय कि प्लास्टिक के थैलों में लेके आने के, इट्स बेटर कि वो कपड़े के बैग में लेके आएँ। वैसे भी हमारे लोगों को बाहर जाने का और बाहर के कल्चर को अडॉप्ट करने का बड़ा शौक है, तो हमारे यहाँ मुझे याद है कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो टोकरी प्लास्टिक की तो नहीं मैं कहूँगी, वो कपड़े के थैले होते थे, उनके अंदर सब्जी आया करती थी, या जाली जो थी उसके अंदर होता था, वो धुलती थी और वही इस्तेमाल होता था। तो आई थिंक वो सारी चीज़ों को जो है वो दोबारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पानी की प्लास्टिक की बोतलें तो मैं तो हमारे यहाँ हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम जो है उनको, बल्कि मेरे तो हमारे ऑफिस में तो खैर बैन भी हैं, लेकिन दूसरी जगहों पे भी होनी चाहिए कि आप पानी ज़ाया कितना करते हैं। आप अमूमन देखें कि जो कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स और होटल्स होते हैं वहाँ पर पानी रख दिया जाता है। अब कई लोग एक घूंट लगाएंगे, आई थिंक फॉर, आई डोंट नो कि वो किस टाइम माइंड फ्रेम में होते हैं कि एक घूंट लगाया और बोतल छोड़ दी है, वो पानी कौन पिएगा? वो ज़ाया भी होगा, या तो कि वो पानी, और वो फिर पानी जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है। सो दैट इज़ ऑल विच इज़ नीडेड कि आप उतनी ही चीज़, खाना भी उतना डालें जो खा सकें और बचा सकें, पानी भी उतना इस्तेमाल करें जो आप पी सकें, ज़ाया ना करें। क्योंकि हिसाब अगर कहा जाता है कि रमज़ान में हर चीज़ का हिसाब होता है, कपड़े नए पहने हैं और आखिरत में ही होगा, मतलब इस तरह के कई कॉन्सेप्ट्स हैं, तो फिर ये भी तो सोचें कि खाना कितना ज़ाया किया, पानी कितना ज़ाया किया, इन सब का हिसाब तो नेमतें अल्लाह ने अता किए हैं, उनका उन नेमतों का शुक्र गुजार होने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम उनसे भरपूर इस्तेफादा करें, उनका ज़िया ना करें। रुमीना साहिबा, इंसेंटिवाइज करना चीज़ों को, जैसे प्लास्टिक के थैले का इस्तेमाल कम करना,
اور اس پر پابندی ہے, جرمانہ تو ہو گیا, لیکن جو لوگ اپنے گھر سے اپنا بیگ لے کے جائیں گے, کپڑے کا بیگ لے کے جائیں گے, ان کو انسینٹیوائز نہ کر دیا جائے؟ کیسا رہے گا کہ لوگ خوش بھی ہوں گے اور ان کو کچھ بچت بھی ملے گی؟ سب سے پہلی بات تو ہے کہ خوشی تو اسی بات کی ہے کہ ہونی چاہیے کہ وہ منفرد ہیں, وہ عام نہیں, وہ ان عام لوگوں کی طرح نہیں ہے جو ضیاع کی طرف جا رہے ہیں اور وہ افیکٹو کر رہے ہیں, نقصان میں اپنا جو ہے وہ حصہ ڈال رہے ہیں. تو وہ کچھ ان لوگوں میں ہوں گے جو خاص لوگ ہوں جن کو اپنے اللہ سے, اپنی دھرتی سے, اپنی زمین سے, اپنے گھر سے, اپنی نیچر سے پیار ہے, تو وہ تو خود ہی اپنے آپ کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں obviously اپریشیٹ جو ہے اس میں there are few things which we are planning and which we are working on, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پہلے اس سے سزا اور جزا تو ہونی چاہیے. اور جہاں تک جزا کی بات ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو میرے خیال میں جب آپ نیچر کے حق میں چل رہے ہوتے ہیں تو اللہ ویسے ہی آپ سے راضی ہو جاتا ہے, اور پھر اب بندے جو ہیں ان کو راضی کرنا تو بڑا مشکل کام ہے, لیکن میرے خیال میں ہر چیز کو انسینٹیوائز کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ پہلے آپ اپنی ذمہ داری کو جانیں, کیونکہ جب آپ اپنی ذمہ داری کو جانتے ہیں, کیونکہ ہم فوراً کہتے ہیں ہمارا حق, لیکن حق سے پہلے فرض بھی آتا ہے. سو فرض کو اگر فرض سمجھ کے چلیں تو انسینٹیوائز آپ خود بخود ہوتے جاتے ہیں. بالکل. اور مس رومینہ, جہاں پہ ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, گورنمنٹ کے اقدامات کے حوالے سے بات کریں, اب یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ جو بچے ہیں جو وہ پڑھ رہے ہیں, جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ پیرنٹس نے کہا کہ زندگی مشکل کر دی, دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے. اور ایک اگر حکومت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بچے خود لائٹ بند کریں اور اویئر کیا جا رہا ہے, پانی بچا رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اب ایسے میں بچوں کے کریکولم میں ان کو آج ہی ہم نے سکھانا ہے کہ کل کو کس طرح انہوں نے پانی بچانا ہے, رین واٹر ہارویسٹنگ کس طرح کرنی ہے. تو ایسے میں کریکولم میں کلائمیٹ چینج کو انکلوڈ کرنا, اور خاص طور پہ انڈیویجول لیول پہ کیا ہم کر سکتے ہیں, اس کا لیے حکومت کی کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیں اس میں میں سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ مجھے بہت آپ کے پروگرام کے توسط سے خوشی ہے یہ شیئر کرتے ہوئے کہ میں نے یہ نہیں کیا کہ فوراً آتے ہی ہم ڈنڈے چلا دیں اور کہیں کہ یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. آئی وانٹ کہ ہر کوئی جو ہے, ہماری منسٹری کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. اٹس اے واک ان پالیسی. موسٹلی آپ آئیں, آپ اپنے اچھے جو کوئی بھی ریسرچ ورک ہے, بات کرنا چاہتے ہیں, ایشوز ہیں, آپ بتائیں ہمیں, وہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ تمام جو سیکٹرز ہیں, چاہے وہ سیمنٹ ہے, آئل اینڈ گیس ہے, ٹیلی کام ہے, بینکنگ سیکٹرز ہیں, ٹیکسٹائل ہیں, اور اسی طرح سے جو مزید اور بھی جو ہمارے سیگمنٹس ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں, انڈسٹریز وغیرہ, ان کو ہم کیٹیگریکلی 1 by 1 کر کے ان کو انگیج کر رہے ہیں, اور ان سے ڈائلاگز لائک کہ مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں یہ کریں, وی شوڈ سی, کیونکہ دیکھیں سٹ اینڈ ٹاک, بیکاز جنگوں کا حل بھی جنگ سے نہیں ڈائلاگ سے ہوتا ہے. بڑی سے بڑی لڑائیاں بھی, قتل و غارت کی چیزیں بھی جو ان سی ہیں, وہ نقصان جو ہے وہ ہو جاتا ہے, لیکن بات پھر بھی بیٹھ کے کرنی ہوتی ہے. سو آئی تھنک اٹس مور امپورٹنٹ, اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. پلس جو ایکیڈیمیا ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ قومیں تبھی بدل سکتی ہیں جب ان کی تعلیم و تربیت پہ دھیان دیا جائے. اور تعلیم و تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سیدھے آپ کالج یونیورسٹی نہیں جاتے. میرا فوکس سکولز ہیں, میرا فوکس وہ معصوم پیارے بچے ہیں جن کے دل میں ہمیں اس چیز کو اجاگر کرنا ہے کہ یہ وطن میرا ہے, یہ وطن تمہارا ہے, یہ وطن ہمارا ہے. کیونکہ ہم نے اپنا وقت جو ہے وہ گزار لیا, جو آنے والی نسل ہے ہمیں اس کو کس طرح سنوارنا ہے. اور اس کے لیے وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسڈ کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں, پبلک سکولز ہیں, ان کو انگیج کرنا, پرائیویٹ اینڈ پبلک سکولز انگیجمنٹس بچوں کی جو ہے ان کو کرنا, تاکہ سب ایک دوسرے کو جو ہے وہ مواقع کو پراپر استعمال کر سکیں, خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چل سکیں, سمجھ سکیں. پودے لگا لینا ذمہ داری نہیں ہے, پودوں سے کہیں بڑھ کر ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس زمین کو کیسے بچانا ہے. اور اس کے لیے ہم ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز جو ہے, کریکولم کی جو آپ نے بات کی, اس میں ڈیفینیٹلی ہم بات کر رہے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ جو ایجوکیشن کے اوپر کام کرتی ہیں, ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ایچ ای سی کی ہمیں بھرپور جو معاونت حاصل ہے اس میں, پلس جو اسکول لیول پر ہے, ہم لوگ ابھی آنے والے دنوں میں آئی ایم گوئنگ ٹو ہوسٹ راؤنڈ ٹیبل آف ڈسکشن along with the private and public schools as well, کہ ہم کس طرح سے بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ جو دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو جیسے میں اور آپ ہیں, ہم یا کوئی بھی ہمارے بزرگ بھی جو ہیں, اگر ہم دیکھیں تو کسی کو بھی یہ شاید پی ایچ ڈی کا لیکچر یاد ہو یا نہ ہو, لیکن آج بھی ہمیں یاد ہوگا کہ ٹیچر جو تھی, اس نے اسکول ٹیچر نے ہمیں کیا گائیڈ کیا تھا. آپ کو وہ لیسنز جو ہیں وہ یاد رہیں گے, آپ کو اپنی اسکول کی وہ جو چھوٹی چھوٹی شرارتیں ہیں وہ یاد رہیں گی. سو یو نو ان یور اٹس اے ہیومن سائیکی, سو ہیومن نیچر ایز ویل. سو بچپن کی وہ جو چیزیں ہیں وہ 55 تک
चल जाती है। ये बड़ा अच्छा है कि बचपन में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं एकेडेमिया के साथ साथ हम देखते थे कि बचपन में, हमारे बचपन में भी अंधेरा उजाला आता था या फिर और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ड्रामा स्किट्स आते थे जिनमें हीरो बना के पेश किया जाता था। अभी गुज़िश्ता जो निगरान हुकूमत से पहले हुकूमत थी उसमें प्लैनेट चैम्प्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन पाकिस्तान टेलीविजन ने क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर प्लैनेट चैम्प्स का आगाज़ किया था, उसमें इंगेज किया गया था। तो कुछ ऐसे मजीद प्रोग्राम्स जी बिल्कुल, बच्चे इंस्पायर हों। बिल्कुल मैं आपके तवज्जुह से मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि हम इस तरह के कुछ बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी लेकर आ रहे हैं। मैं उसमें कोशिश कर रही हूँ कि वो लोग जो जैसे चाहे वो सिंगर हों, चाहे वो स्पोर्ट्स के हीरोज़ हों, चैम्पियंस हों, बच्चे हों, लाइक सेलिब्रिटीज़ हों, कुछ भी वो लोग जो पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं और वॉलंटियर कर सकते हैं। ये कोई पॉलिटिकल जंग नहीं है, ये तो मुल्क की बात है, तो उसके अंदर हम लोग बिल्कुल एंगेज कर रहे हैं। एआई से रिलेटेड कुछ चीज़ें जिनको हम एनिमेट करके वी आर ट्राइंग टू एंगेज विद दोज चैम्पियंस, वी आर ब्रिंगिंग कि जिनकी बात हो सके और वो आपकी देसी कल्चरल ज़बान में जो है वो बात कर सके, चाहे वो फिर पंजाबी हो कि पंजाबी च किवें ख्याल रखना है, सिंधी में हो तो माड़ो कैसे ख्याल रखना है, ठीक है, फिर माड़ा केपीके है तो उसमें माड़ा क्या ख्याल रखना है, यू नो, सो लाइक इन योर कल्चरल लैंग्वेजेस, क्योंकि ये जो लैंग्वेज बैरियर है ये और उसको जो है कोशिश करने की बहुत ज़रूरत है कि हर किसी की, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट फोरम मीडिया का है, और साथ साथ मैं समझती हूँ मीडिया के साथ साथ रेडियो का जो फोरम है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको इस तरह से एंगेज करें जिसमें हम बच्चों को, सेलिब्रिटीज़ को, और आने वाले मेरे ख्याल में विद इन अ वीक आपको पता भी चलेगा कि स्कूल्स, कॉलेजेस या सिंगर्स लेवल पे, और यही नहीं इंटरनेशनली, मैं यहाँ पर आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमने हमारी एक दो लोग हैं, बहुत अच्छा हमारे साथ एक दो लोग जो हैं इंटरनेशनली उन्होंने आइडिया शेयर किया। वो पाकिस्तान की एक बेटी है जो इस टाइम फ्रांस में भी होती हैं, और वो हमारे साथ इस चीज़ पे काफ़ी लीड ले रही हैं। फिल्जा मरी उनका नाम है, शी इज़ एन फैशन डिज़ाइनर एज वेल, कि किस तरह से रिसाइकलिंग जो है फैशन को जो कपड़ा है उसको हम कैसे कर सकते हैं, और उसमें हमारा जो टारगेट है वो हमारे ये नहीं क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स या उनकी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, वी नीड टू प्रमोट जो रिसाइकलिंग मटेरियल, जो आप देखें जो रल्ली बनती है बलूचिस्तान में, कशीदाकारी जो कढ़ाइयाँ होती हैं कपड़े से कपड़ा जोड़ के जैसे, और वो उस चीज़ को देखिए मिसाल बनती है कि औरत कैसे तिनका तिनका जोड़ के घर बनाती है, तो इसी तरह वो जोड़ जोड़ के कमाती है और उनमें क्या एस्थेटिक सेंस लेकर आती है, तो उसको हम प्रमोट करें। तो उसके लिए इंशाल्लाह शी इज़ कमिंग विद एंड गोइंग टू वर्क विद अस, और इसी तरह से कुछ और लोग हैं। मेरी अपनी बेटी जो सी है शी इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट, लेकिन ऑब्वियसली मैं ये वॉलंटियर वर्क है ताकि ये ना हो कि सबके, मैंने इसलिए उसका नाम ही नहीं लिया, मैंने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन देखिए कोई भी अच्छा काम करे वी नीड टू एंगेज। उसके बाद एक आने वाले दिनों में बहुत यंगस्टर्स के जो यंग जनरेशन है उसके एक बहुत फेमस सिंगर हैं, बहुत यंग हैं, और मैं हिंट दे देती हूँ वो डॉक्टर भी हैं, तो वो इंशाल्लाह उनको हम एंगेज कर रहे हैं फॉर द नॉर्दर्न साइड, यू नो, बिकॉज दे आर द एम्बेसडर्स फॉर पाकिस्तान। वो जहाँ कहीं अपने कॉन्सर्ट्स में जाएं, जहाँ कहीं पे भी जाएं, वो अपनी जो देश की बात ही नहीं, ये तो पूरे, बिकॉज नाउ इट्स अ ग्लोबल हम कहते तो हैं कि वो दुनिया गोल है, और अक्सर छोटे होते हम देखते होते थे कि ये गोल, और मैं कहती थी क्यों गोल गोल जो है बॉल बना देते हैं कहते हैं, लेकिन आज आप देखिए आज वक्त ने उन चीज़ों को साबित किया कि वाकई दुनिया ऐसे नहीं है, ऐसे है, और कुछ भी करें एक घर के, मतलब ये दुनिया हम सबकी है, साझी है, इसमें अगर मैंने नुकसान पहुँचाया तो वो नुकसान सरहद के उस पार भी जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट में, ग्लोबल वार्मिंग में सरहद नहीं है। धरती माँ भी तो कहते हैं इसे। तो अपनी धरती से कितना प्यार है, फिर जाहिर है जिनको माँ से प्यार नहीं उनको फिर तो और वो उनके लिए तो भी सबको ही कर रहे हैं। जिस तरह आपने बात की, वो कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, तो घर से लेके हुकूमती सतह पर इस पर आवाज भी उठाई जा रही है, काम भी किया जा रहा है, और इट्स वेरी इंप्रेसिव कि ना सिर्फ वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ना सिर्फ वो म्यूजिक की फील्ड है, ना सिर्फ वो सोशल मीडिया के जो लोग हैं, बल्कि एजुकेशन में भी, करिकुलम में भी, हर सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है। मैं तो ये आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कहना चाहूँगी कि हमारा क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री का जो सोशल मीडिया फोरम है, आप प्लीज़ उस पर एंगेज करें, आप हमें अपने आइडियाज़ भेजें, आप उसमें, हमारा इंस्टाग्राम है, ट्विटर अकाउंट भी मौजूद है, उसके बाद
टिक टॉक भी मौजूद है क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है टिक टॉक. सो वी आर जस्ट एंगेजिंग दोज फोरम्स. बल्कि अपनी अच्छी चीज़ें अगर आप बनाकर हमें भेज सकते हैं तो वी वुड लव टू शेयर. हम उसको टिक टॉक पर भी डालना ज़रूर चाहेंगे आपके नाम आपके टैग के साथ. और इसी तरह से हम अपने ट्विटर अकाउंट्स, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर हम, और फिर अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ हमें भेजी जाती है तो वी वुड डेफिनेटली लाइक कि हम उसको पब्लिश भी कर सकें. सो इट्स फॉर ऑल एंड इट्स फॉर एवरीवन. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बिल्कुल शुरू में बात की, हमें आसानी चाहिए. जी. हम एक हमारी एस्थेटिक सेंस है, फैशन सेंस है कि शायद मैं बैग पकड़ के, प्लास्टिक का बैग पकड़ के ऐसे चलते हुए बहुत बुरा लगूगा. लेकिन यकीन मानिए कि वो जो प्लास्टिक बैग की वजह से कैंसर जैसे अमराज को आप घर लेकर आते हैं, अपने खाने पीने की अशिया में इस्तेमाल करते हैं, रुबीना साहिबा, वो कितनी खतरनाक हो सकती हैं. कुछ मेडिकल एस्पेक्ट्स भी हैं इसके, जैसे सिगरेट के ऊपर बैन लगा, ऐसे ही उसके इश्तिहार के ऊपर भी बैन लगा. बिल्कुल. ये प्लास्टिक के बैग्स, बॉटल्स, और अब प्लास्टिक का फर्नीचर भी आ रहा है, कबर्ड्स भी आ रही हैं, उनके ऊपर भी. अच्छा, उस पे मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि अब जो आ चुका है या हो गया हुआ है उसको चेंज, अभी जैसे हम लोगों ने एक मुहिम का आगाज़ किया और मैं उसमें आई रियली वांट टू अप्रिशिएट हमारी मिनिस्ट्री में ईपीए का जो डिपार्टमेंट है, ईपीए की हमारी एक ऑफिसर हैं, उन्होंने फरजाना अल्ताफ़ शाह साहिबा, बिकॉज इस्लामाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट और सारे लोग उनको जानती हैं, तो हमने कल उनको आई हैव गिवन हर द अप्रिसिएशन लेटर एज वेल कि उन्होंने जो प्लास्टिक की मुहिम जो है उस पर बड़ी सख्ती से काम भी किया. और प्लास्टिक जो वेस्ट है उससे जो पब्लिक फर्नीचर लाइक जो गार्डन्स में इस्तेमाल हो सकता है उससे वो बेंच जो है वो बनाया गया. मैं बल्कि चाहूँगी कि अगर आप लोग कभी हमारे ऑफिस में आएँ या बताएं तो वन कैन गो एंड विजिट दोज प्लेसेस ताकि लोगों को पता चल सके और उसमें भी कोई जिद्दत लेकर आ सके कि जो प्लास्टिक है उससे किस तरह से चीज़ें बन रही हैं. वो बहुत खूबसूरत जो है वो गार्डन्स में रखने के लिए बेंचेस बन रहे हैं, उससे पॉट्स बन रहे हैं जिनमें पौधे रखे जा सकते हैं, पौधे उगाए जा सकते हैं. सो वो इस तरह की चीज़ें जो सी हैं वो बन रही हैं. और इसके ऊपर जहाँ तक आपने बात की मेडिकल हेल्थ के हवाले से, तो मैं एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करना चाहूँगी कि आसानियाँ जहाँ पे बात की कि कोई वजह थी कि पुराने वक्तों में लोग जो है चूल्हे पे खाना गर्म करते थे. अब हम प्लास्टिक का डब्बा लेते हैं, बाहर से प्लास्टिक का खाना आता है, उसको डब्बे में गर्म करते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि उससे डायरेक्ट रेजेस आप कैंसर की ले रहे होते हैं. आप अगर हम ये कहते हैं कि अब हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, अब कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ये इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, तो उसके सबसे बड़े स्प्रेडिंग कंपोनेंट हम खुद हैं. बिकॉज वी डोंट वांट, हम 2 मिनट अगर और लग जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा. लेकिन हमें चूँकि ओवन में डालना है और ठा ठा शोर मचाना है और वो यू नो वी इंजॉय कि उस 2 मिनट में हम फटाफट फ़ोन पकड़ के तो टिक 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 कर लेंगे. सो दैट इज़ समथिंग यू नो वेरी पेनफुल. मुझे इशफाक अहमद की मैं एक बात कहना चाहूँगी, क्या ही खूबसूरत उनकी बात थी कि उन्होंने कहा कि पहले वक्तों में खाना जब बच जाया करता था तो पड़ोसियों के घर ज़्यादा बन जाता है होता था तो शेयर कर लिया जाता था. अब फ्रिज में बनता है और कूड़ेदान में चला जाता है. सो अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें देखें तो इनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर होते हैं. और ये आपसे ऑब्वियसली जो एक कन्वर्सेशन रही है, बहुत सीखने को भी मिला और ये जानने को बहुत अच्छा लगा कि हुकूमत किस किस लेवल पे जाके काम कर रही है. इंडिविजुअल लेवल पे स्कूल को भी टारगेट किया जा रहा है, इन्फ्लुएंसर्स को भी टारगेट किया जा रहा है, मेडिकल से रिलेटेड. और अब तो है जिस तरह आपने थोड़ी सी हिंट दे दी कि सिंगर्स भी आप आपके साथ कोलैबोरेट करें. एट द एंड कोई पैगाम देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ये देश मेरा है, ये देश आपका है, ये हम सब का है. और हम जब अपने घरों में वालदैन हैं, बड़े बहन भाई होते हैं, हम हर कोई सोचता है कि हम अपने पीछे वालों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं. एक फ़िक्र होती है, एक सोच होती है. कब्र में तो हम सब ने जाना है, एंड पे वो 2.5 गज ज़मीन रह जाती है, लेकिन उसके अंदर हम अपने वो कौन कौन से अमल और अमाल लेके जा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है. एक चीज़ कहूँगी कि पोल्यूशन और फ्रस्ट्रेशन तो पहले ही बहुत ज़्यादा है. मैं समझती हूँ कि आइए आज इस सुबह में एक अज़म करें कि एक दूसरे को माफ़ करें, आगे बढ़ें और मोहब्बत के साथ इस देश को खूबसूरत बनाएं, शादाब बनाएं और एक मिसाली वतन बनाएं. क्योंकि ये है तो हम हैं, और अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं. बिल्कुल सही कहा आपने. रुबीना खुर्शीद आलम साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की और जो इनिशिएटिव्स हैं वो बड़े शानदार हैं कि इसमें तमाम सेगमेंट्स को शामिल किया जा रहा है. प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और नाज़रीन, कल यौमुल अर्ज़ पर
कौमी असम्बली में भी करारदाद पेश की गई और उस करारदाद में सबसे जो अच्छी बात थी कि किसी रुकने कौमी असम्बली ने भी उस करारदाद के अगेंस्ट वोट नहीं किया। यूनानिमसली उस करारदाद को मंजूर किया गया, जो हमें अपनी ज़मीन से, न सिर्फ पाक ज़मीन से बल्कि पूरे कुर्राए अर्ज़ से हमारी वाबस्तगी का, मोहब्बत का इजहार है कि इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें अपना, जहाँ तक हम हो सकते हैं, अपना किरदार अदा करना है। बिल्कुल, और किसी भी आप पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक है, किसी भी आपका माइंडसेट का से आपका ताल्लुक है, किसी भी आप कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, एट द एंड वी ऑल आर पाकिस्तानीज, और पाकिस्तानी होने का सबूत यही है कि पाकिस्तान से प्यार करें। प्रोग्राम का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच मिस्टर